बहुत सालों पहले जो लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसका सिस्टम ये था कि कोई एक इंसान, एक राजा सब लोगों का ध्यान रखेगा, उनका ख्याल रखेगा और वो सारे लोग उसकी प्रजा होंगे और जो राजा बोलेगा वही बात मानी जाएगी। राजा की अपनी मर्जी से बहुत वो डिसीजन लेता था। फिर बाद में धीरे धीरे इसमें चेंजेस आए। फिर राजा ने एक सिस्टम ऐसा हो गया कि एक राजा के पास एक मंत्रिमंडल रहेगा और मंत्रिमंडल की बात राजा को माननी होगी। उसके बाद और चेंजेस आए कि राजा का कंसेप्ट खत्म कर दिया, पार्लियामेंट आ गया। तो ये जो ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी इवॉल्व हुआ है हजारों सालों में। तो इसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हुई होगी ना, क्योंकि शुरुआत शुरुआत में पहले क्या था कि सिर्फ लीडर्स ही सब कुछ डिसाइड करते थे। कि जब आप कबीलों में रहते हैं तो आपका उस समय एक लीडर रहेगा, आप एक स्टेट में रहते हैं तो उसका एक लीडर होगा, आपके एक देश का एक लीडर होगा और ये लीडर्स वंश दर वंश चलते थे। इलेक्टेड लीडर्स ये होते नहीं थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, कि लोग आपस में मिलके वोट करेंगे, डिसाइड करेंगे कि किसको हमको लीडर बनाना है, ये कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया एक्चुअली। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं हमारे इतिहास में, कलेक्टिव ह्यूमन हिस्ट्री में, जिन्होंने इस बात को बहुत इन्फ्लुएंस किया कि कैसे आज जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है और जो बेसिकली जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि कोई एक इंसान के हाथ में पावर नहीं रहेगी, पावर लोगों के हाथ में होगी। कुछ इंसिडेंट्स ने इस बात को इन्फ्लुएंस किया और इसीलिए आज इतनी पूरी दुनिया के इतने सारे देशों में ये सिविलाइजेशन चलता है और डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो इतने देशों को लोग फॉलो करते हैं। इस सब की शुरुआत बहुत सारे इंसिडेंट से हुई थी। हम इस वीडियो में एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिसमें एक राजा का एम्बिशन, यानी उसकी कुछ अपने जीवन से कुछ महत्वाकांक्षाएं थी, कुछ इच्छाएं थी उसकी, उन इच्छाओं को पीछा करते करते कुछ उसने ऐसी कलाकारी की कि उससे जो इवेंट्स हुए उसकी कलाकारी की वजह से, वो इवेंट्स ने कैसे पूरे मानव इतिहास को बदल कर रख दिया। कहानी शुरू होती है साल 499 बीसी से, यानी आज की तारीख से लगभग 2500 साल से भी पुरानी बात है। ये बहुत बहुत पुरानी बात है। तो उस जमाने में एक एजेंसी हुआ करता था और उस सी के पास एक कोस्टल सिटी थी जिसका नाम था मिलेटस। ये आज की तारीख में आप देखें तो टर्की में पड़ेगा। तो इस सिटी की खास बात यह थी कि ग्रीक कल्चर यहां पे फॉलो होता था और इसके आसपास बहुत सारी ग्रीक सिटीज और थी, परंतु ये उस जमाने में पर्शियन अंपायर के अंडर आती थी ये सिटी। और ये सिटी जिस बड़े रीजन का हिस्सा थी उसका नाम था आयोनिया और ये पूरा एरिया पर्शिया के कंट्रोल में था। तो पर्शिया ने जब इस पे राज किया था तो पर्शिया बहुत दूर था। तो ये इतने दूर एरिया को मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली उन्होंने अपने कुछ बंदे बनाए हुए थे कि यहाँ पे ये बंदा राज करेगा, इसका कंट्रोल रहेगा। तो ये जो इंडिविजुअल लीडर्स थे इनको कहते थे सैट्रप्स और इनका जो एरिया होता था जिसमें वो कंट्रोल करते थे, राज करते थे, उसको सैट्रैपी कहते थे। तो मिलिटस वो शहर है जिसके आसपास हमारी पूरी कहानी रिवॉल्व करती है और मिलिटस का जो राजा था उसका नाम था एरिस्टोगोरास और यही हमारी कहानी का मेन पात्र है। अब क्योंकि मिलिटस, आयोनिया ये सब पर्शियन अंपायर के अंडर था, इसी वजह से जो एरिस्टोगोरास था वो भी एलिजेंस जो उसका था, जो उसकी वफादारी थी, वो पर्शियन किंग डायरियस द फर्स्ट के लिए थी, मतलब उसके लिए वफादार था वो। अब ये इतनी पुरानी बात है, मैं 2500 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो उस जमाने में जो अगर आपको अपना संदेश किसी दूसरी जगह पहुंचाना है तो सबसे फास्टेस्ट जो तरीका था वो था कि कुछ उनके आपके पास कुछ मैसेंजर्स होंगे, वो घोड़े पे बैठेंगे और घुड़सवारी करते हुए ये लंबा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। और इस काम में ऑब्वियसली अगर आपको कुछ अर्जेंट मैसेज पहुंचाना है तो तब भी अर्जेंट मैसेज को पहुंचने के लिए भी महीने, हफ्ते लगते थे। और उसी प्रकार अगर आपको सिर्फ 2 बंदों को आप मैसेज दे के उनको भेज रहे हो तो आपको हफ्ते लग रहे हैं। अब आप मानिए कि अगर आपको वहां से आर्मी मार्च करनी है तो कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए डायरियस द फर्स्ट का ये मकसद था कि जो इतनी दूर दूर उसका अंपायर फैला हुआ है उन सारी जगहों को चलाने के लिए जो सैट्रप्स बनाए हुए हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करना जरूरी था। बट अब प्रॉब्लम ये थी कि डायरियस द फर्स्ट वो भी जानता था कि इतने दूर तक उसका जो साम्राज्य फैला हुआ है वहां पे बार बार वो आर्मी लेकर तो जा नहीं सकता। तो ये एक जो डिस्टेंस था इतना लंबा, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती थी एडमिनिस्ट्रेशन में, कम्युनिकेशन में। ये जितने भी सिटी स्टेट्स थे एजियन सी के एरिया में, ये सब कुछ पर्शियन अंपायर के कंट्रोल में था। तो इनके जो सैट्रप्स थे यानी जो इनके लीडर थे उन सब में आपस में एक कंपटीशन की, एक स्पर्धा की भावना थी कि हमको एक दूसरे को आउट परफॉर्म करना है, हमको ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि उन सब के मन में ऑब्वियसली एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि लालच होता है आपको कि मेरे को और बड़ा मिले सामान, मेरे को और प्रमोशन मिले, तरक्की मिले।
इस वजह से इनमें स्पर्धा रहती थी कि किस तरह से डायरियस द फर्स्ट, जो ये दूर बेबीलोन बहुत दूर बैठा है पर्शियन अंपायर के हेडक्वार्टर में, तो उनके नजर में कैसे आया जाए। तो सब कुछ ना कुछ करते थे ताकि उनको और वो नजर में आए और उनको कुछ एक बड़ा एरिया मिले, वो ज्यादा उनको संपत्ति मिले और तरक्की मिले। अभी हमारी कहानी में एंट्री होती है एक दूसरी जगह की। ये जगह आयोनिया के पास थी, एक टापू था। इस टापू का नाम था नैक्सोस। ये नैक्सोस भी पर्शियन अंपायर के अंडर था, बट ये भी इतना दूर था और एक टापू था, यानी चारों तरफ पानी से घिरा था। तो इसमें जो पर्शियन लीडर था, जो सैट्रप था, उसके लिए लोगों को लगता था कि यार ये हमारा पर्शियन टायरन बन के बैठा हुआ है, ये हमको ढंग से मैनेज नहीं कर रहा है, यहाँ पे इसने टैक्सेस इतने बढ़ा के रखे हैं, तो हमको इसको ना हटाना चाहिए, हमको तख्ता पलट करना चाहिए। ये वहां के लोगों को लगा और उनके मन में ये बात थी कि यार ये इतना दूर है पर्शियन लीडर, वो यहां तक आ तो पाएगा नहीं, तो हम इसको हटा देते हैं। और उन्होंने एक अपराइजिंग की और जो सैट्रप था नैक्सोस का, उसको वहां मार दिया गया। और अब यहाँ की जनता का खुद का राज हो गया और उन्होंने कहा कि हम अपने हिसाब से चलाएंगे, और ये टैक्सेस रिड्यूस कर दिए, व्यापार बढ़ने लगा नैक्सोस में आसपास की सिटीज के साथ। तो ऑब्वियसली नैक्सोस के लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात थी कि उनके लिए तो अब अपना राज होगा। परंतु जो आसपास के सिटी स्टेट्स थे, जो अभी भी पर्शियन लीडर के अंदर थे, उनको ऐसा लग रहा था कि यार ये एक स्टेट तो अलग कैसे हो गया। इस पूरी सिचुएशन में अरिस्टोगोरस को एक आइडिया आया। उसको लगा कि मैं क्या करता हूं, नैक्सोस के रीजन के पास जाता हूं, उस आइलैंड को पूरी तरह कैप्चर कर लेता हूं, ठीक है। और इससे उसके दो फायदे हो रहे थे। पहली चीज तो ऑब्वियसली कि उसके पास नैक्सोस का रीजन आ जाएगा, उसका कंट्रोल उसको मिल जाएगा। और दूसरी बात, वो पर्शियन लीडर के नजर में उसने कुछ बहुत बड़ा कर लिया होगा, यानी एक उसकी नजर में आ जाएगा, वो इंप्रेस कर देगा उसको। तो उसको एक विन विन सिचुएशन लगी। परंतु अब यहां पे एक समस्या थी। ये नैक्सोस एक आइलैंड जगह थी, तो ऐसा था नहीं कि वो अपनी आर्मी मार्च कर देगा, उसको चाहिए थी शिप्स, और उसके पास उतनी शिप्स नहीं थी। तो अरिस्टागोरस ने क्या किया, वो अपने एक पड़ोसी सिटी स्टेट के पास गया। इस सिटी स्टेट का नाम था लीडिया, और इसका जो लीडर था, इसका जो सैट्रप था, वो कोई ऐसा आदमी नहीं था, वो डायरियस द फर्स्ट का भाई था। तो देखिए यहां पे ये कितनी फायदे की बात थी अरिस्टोगोरस के लिए, क्योंकि उसको अपने आप को प्रूव करना था, इंप्रेस करना था डायरियस को, और वो अब मदद मांगने जा रहा था डायरियस के ही भाई से। तो अगर वो वहां पे सक्सेसफुल होता है, तो अरिस्टोगोरस ये बात जानता था कि ये जो उसका भाई है वो बताएगा डायरियस को कि हाँ भाई इसने मेरे से शिप्स ली थी और ये कमाल का इसने नैक्सोस को कैप्चर किया। तो उसके लिए बहुत ही अच्छी सिचुएशन थी। तो अरिस्टोगोरस ने उससे शिप्स ली उधार पे, और अपनी आर्मी के लिए, अपनी नेवी के लिए एक बेहतरीन एडमिरल को चुना। उस एडमिरल का नाम था मेगाबिट्स, और उसको उसने बोला कि तू जा और वहां पे जाके नैक्सोस को कैप्चर करके आ। परंतु यहां पे एक आता है टर्निंग पॉइंट। अरिस्टोगोरस ने क्या किया, उसने किसी बात पे तो उसकी बहस हो गई मेगाबिट्स के साथ, उसके एडमिरल के साथ, और उसने मेगाबिट्स को पब्लिकली लोगों के सामने इंसल्ट कर दिया, उसकी बेइज्जती कर दी। जब आप किसी नॉर्मल इंसान की बेइज्जती करते हो, जो मतलब जिसकी कोई खास इज्जत नहीं है, जो ऐसा जिसको आपको लगता है कि इसको तो कुछ भी बोल दोगे, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है। बट जब आप किसी ऐसे इंसान की बेइज्जती कर रहे हो जिसकी ऑलरेडी बहुत रेपुटेशन है, उसको पता है कि वो बहुत फेमस इंसान है, लोगों का सपोर्ट है उसके पास, उसकी आपने बेइज्जती कर दिया गया, तो भाई ये उल्टा पड़ सकता है। और वही हुआ। मेगाबिट्स को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसने पब्लिकली उसकी बेइज्जती की। तो उसने क्या किया कि उसने बोला ठीक है, मैं ये जो इन्वेजन है नैक्सोस का, उसको मैं लीड तो करूंगा, बट उसने नीचे से अंडर द टेबल उसने जाके नैक्सोस को इन्फॉर्म करवा दिया कि भाई तुम्हारे पे अटैक होने वाला है। और इन लोगों का जो प्लान था कि हम जाके सीधे नैक्सोस पे अटैक कर देंगे, वो तो एक्सपेक्ट नहीं कर लेंगे, उनका एलिमेंट ऑफ सरप्राइज यहां पे खत्म हो गया और नैक्सोस ने तैयारी करना शुरू कर दी। और जब ये अपना इन्वेजन लेके वहां पे गए, तो 4 महीने तक लड़ाई चली, बट अल्टीमेटली डिजास्टर साबित हुआ ये अरिस्टोगोरस के लिए। ये कैंपेन पूरी तरह फेलियर था, शिप्स भी गई, उसका रेपुटेशन भी गया, और अब पूरी तरह से फंस गया अरिस्टोगोरस। वही होता है ना कि आप जब लालच करते हो, आपको 2-3 फायदे नजर आते हैं, तो अगर वो उल्टा पड़े तो 2-3 जो फायदे हैं वो 4-5 गुना होकर आप ही को नुकसान होता है उसका। तो यहां पे उसके लिए प्रॉब्लम ये हो गई कि उसने डायरियस के भाई को बोला था कि आप मुझे शिप्स दो अपनी, और मैं जीत के आऊंगा, वहां से जो इतना सोना जो लूट के मैं लाऊंगा वो सब आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसके अलावा वापस हमारे पास उस सिटी का कंट्रोल हो जाएगा। और अब वो जब वहां पे हार के आ गया, तो ना तो उसके पास कोई लूट थी, ना उसके पास कोई राइट्स थे कि वहां पे वो व्यापार करे, कुछ भी उसके पास कुछ भी जीत नहीं पाया था वो। और नैक्सोस की नजर में भी गया,
अपनी जनता की नजर में गया और वो डायरियस की नजर में एकदम उल्टा पड़ गया कि भाई किसी काम का ये सैट्रप नहीं है, ये अपनी जगह भी संभाल नहीं सकता, ये बाकी को भी संभाल नहीं सकता, तो उसकी अपनी सिचुएशन खतरे में पड़ गई। अब उसको लगा कि भाई ये तो उल्टा पड़ गया, अब करूं क्या मैं। बट यहां पे फिर से एक बात आती है कि आपके पास अगर बोलने की कला बहुत अच्छी है, अगर आप एक अच्छे स्पीकर हैं, एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, तो आप ना लोगों को ऐसी ऐसी बात मनवा सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान नहीं मनवा पाएगा। तो जब एरिस्टोगोरस ने देखा कि वो आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो चुकी है, कि उसको जूते भी पड़ेंगे और प्याज भी खानी पड़ेगी, तो उसको लगा कि यार अब कुछ करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उसने अपनी जनता को, यानी मिलिटस जो उसका सिटी स्टेट था, उसको उसने जनता को भड़का दिया, उनको उकसा दिया कि हमारे ऊपर ये पर्शियंस क्यों राज कर रहे हैं, हमको अपना राज करना चाहिए। और उसने कन्विंस कर दिया अपनी जनता को पर्शिया के खिलाफ खड़े होने के लिए। ऐसा इंसान जो अभी लड़ाई हार के आया था, जो पर्शिया के लिए भी तो काम कर रहा था, उसने एकदम यू टर्न मारा और बोला कि हमको इन्हीं के खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए। और अपना ही नहीं, अपने आसपास के धीरे धीरे रीजन्स को उसने अपने साथ जोड़ना शुरू किया। तो जो आसपास के ग्रीक सिटी स्टेट्स थे, जिसमें ऑब्वियसली आपने नाम सुना होगा स्पार्टा, स्पार्टा के पास गया। स्पार्टा ने बोला हमको इनसे लड़ाई नहीं करनी है, तो स्पार्टा ने उनके साथ नहीं दिया। बट एथेंस ने जब उसके पास गया तो एथेंस ने बोला कि हाँ, उन्होंने नानुकुर करते हुए थोड़ी सी मदद करने के लिए तैयार हो गए। और स्पार्टा और एथेंस की तो दुश्मनी बहुत पहले से थी, उनके बीच में एक बहुत भयंकर वॉर हुआ था, पेलोपोनेशियन वॉर। उसके ऊपर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो में। ये सारे ग्रीक सिटी स्टेट्स ही थे, बट इनमें आपस में बहुत लड़ाई होती थी। इसलिए जब भी कोई बाहरी ताकत इन पे हमला करती थी तो ये आपस में संधि बनाने की कोशिश करते थे, बट ये संधि बना नहीं पाते थे। और ये चीज इंडिया में भी हुई है, आपस में बहुत सारे संप्रदाय के लोग होने के बावजूद भी दूसरी ताकत के सामने एकजुट होने में बहुत तकलीफ हो जाती है। तो जब अपने आसपास के पास ये सपोर्ट मांगने के लिए गया तो कुछ लोगों ने इसका साथ दिया, बट कुछ कुछ जगहों ने इसका साथ दिया, इसके साथ खड़े हुए। उसमें से एक तो था एथेंस, कंप्लीटली साथ में नहीं आए थे बट कुछ हेल्प की थी, और उसके साथ एफिसस ने भी इसकी मदद की। और इस प्रकार ये एजेंसी के आसपास जो सिटीज थी, उन्होंने जो मिल के आयोनिया के रीजन में जो इन्होंने एक रेवोल्यूशन खड़ा किया, इसी को कहते हैं आयोनियन रिवोल्ट। एरिस्टोगोरस का प्लान क्या था पता है? उसका प्लान था कि वो लीडिया पे अटैक करेगा, वो जगह जिसने अभी उसकी मदद की थी नाक्सस के इन्वेजन के लिए, उसी पे अटैक करेगा। और उसमें जो राजा था, जो सैट्रप था, वो डायरियस का भाई था, उसी के ऊपर हमला करेगा। जिसकी उसने इतनी मदद ली थी उसी को मारने जा रहा था। बट जो भी हो, कुल मिला के एथेनियन, एफेसियन और आयोनियन आर्मी ने मूव कर दिया लीडिया के ऊपर, और इन सबको लीड कर रहा था एरिस्टोगोरस। जब वो लीडिया में पहुंचा तो लीडिया के लोग, वहां की आर्मी अभी रेडी नहीं थी अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और एक काफी अंदर तक घुस गए। और जो वहां का लीडर था वो वहां से भाग के, अपने पैलेस से भाग के कहीं जाके छुप गया। पूरी तहस नहस मचा दी ये इन्वेडिंग आर्मी ने। और लीडिया का जो कैपिटल था सार्डिस, उसको उसने आग लगा दी, पूरा शहर जलने लग गया। और जो उसका राजा था, जो डायरियस का भाई था, वो छुप के बस देख रहा था कि उसका शहर यहां पे जल रहा है। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये अगर आप कंपेयर करो ना, ये जो 3 छोटे छोटे सिटी स्टेट थे, और वो भी एथेंस तो पूरी तरह आया भी नहीं था, तो ये बहुत छोटे, ये ऐसी बात होगी कि कोई एक बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है, उसके कोई 2-3 स्टेट्स मिलके उस देश के खिलाफ विद्रोह करने जा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन थी। पर्शियन अंपायर का कोई मैच ही नहीं था इनके साथ। पर्शियन अंपायर बहुत बहुत बड़ा था, बट प्रॉब्लम ये थी कि डायरियस इतने जल्दी यहां पे आर्मी को रेस करने सकता नहीं था, इतनी जल्दी आर्मी ला ही नहीं सकता था, और इसी बात का इन्होंने फायदा उठाया। तो अभी डायरियस की आर्मी यहां पहुंची नहीं थी, वो निकल चुके थे, बट जब तक इन्होंने लीडिया की कैपिटल को जला दिया तब तक ये आर्मी पहुंची नहीं थी। और जला के जब ये लोग पूरा लूट पाट करके जब ये रिट्रीट करने लगे, तब उसके अगले दिन पर्शियन आर्मी वहां पहुंच गई, और ये जो रिट्रीट कर रही थी आर्मी, इनको उन्होंने पकड़ पकड़ के कैप्चर किया और बहुत लोगों को मारा, और उसी में मारा गया एरिस्टोगोरस, वो भी वहां मारा गया। और कुल मिला के सार्डिस जो कैपिटल थी लीडिया की, उसको जला तो दिया गया, परंतु अल्टीमेटली यहां पे विजय पर्शियन आर्मी की हुई। एथेंस के कुछ लोग बच गए थे, क्योंकि वो शिप्स में बैठ बैठ के निकल गए थे, वहां से फटाफट भाग गए थे, परंतु बाकी सब लोगों को कैप्चर कर लिया गया। ये जो पूरा जो इवेंट था ये रेवोल्यूशन का, जिसमें ये 2-3 सिटी स्टेट्स की आर्मी ने मिलकर अटैक कर दिया था लीडिया के ऊपर और पर्शियन अंपायर को चैलेंज कर दिया था, इससे जो सबसे बड़ी बात प्रूव हुई वो ये थी पर्शियन अंपायर के लिए और उनके लीडर्स के लिए, कि अभी तक वो एजेंसी के जो वहां पे सिटी स्टेट्स थे उनको वो दूर समझते थे और कोई थ्रेट समझते नहीं थे।
बट जब उन्हीं सिटी स्टेट्स ने आके उनकी इतने बड़े राज्य के कैपिटल को आग लगा दी, तो पर्शियन अंपायर को लगा कि ये, इनको हम जो गरीब समझते थे, छोटा समझते थे, ये ऐसे नहीं है, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इन सिटीज पे हमला करना जरूरी है, इनको कंप्लीटली कैप्चर करना जरूरी है। और इसी के बाद डायरियस के बाद जितने भी लीडर्स आए उनके लिए बहुत बड़ी उनके लिए प्रायोरिटी थी कि सिटी, जो ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं, उन पे कंट्रोल बना रहना चाहिए। और इसी वजह से इसके बाद, अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर एरिस्टोगोरास ने ये लालच नहीं होता, उसको एम्बिशन नहीं होता, महत्वाकांक्षा नहीं होती कि मुझे बड़ा बनना है और डायरियस के सामने अपना एक इंप्रेशन जमाना है, अगर उसके अंदर लालच नहीं होता तो नाक्सस पे हमला नहीं करता, वो फेल नहीं होता, और फिर ये जाके वो लीडिया पे अटैक नहीं करता, और फिर पर्शियन अंपायर के लिए ग्रीक सिटी स्टेट्स की उतनी वैल्यू नहीं बनती। और अगर वो वैल्यू नहीं बनती तो पर्शियन अंपायर आराम से राज करता रहता, और जो पर्शिया की जो जो पूरे अंपायर की जो आइडियोलॉजीज थी, जो कल्चर था, वो आज दुनिया के बहुत सारी जगहों पे होता और कहीं एक जगह सीमित रह के नहीं बचता। और जो डेमोक्रेसी और ये जो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जिसको कहा जाता है कि उसकी बर्थ ग्रीक अंपायर में हुई थी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, वो जो इतना दुनिया में आज तक फैल चुका है, शायद से वो नहीं हुआ होता। अगर हुआ होता तो बहुत सालों के बाद हुआ होता। तो एक इंसान की गलती या उसके एम्बिशन ने पूरे ह्यूमन हिस्ट्री को कैसे बदल के रख दिया, ये इंसिडेंट इस बात को प्रूव करता है। ये जो ग्रीक्स और पर्शियंस के बीच में इतना इतना जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था, उसमें बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं। बैटल ऑफ मैराथन या फिर द लास्ट एंड ऑफ 300, जिसमें 300 स्पार्टन्स ने इतनी बड़ी, डिस्प्रोपोर्शनेटली बड़ी पर्शियन आर्मी को रोक के रखा था। उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट ने फाइनली पर्शियन अंपायर को हराया। तो अगर ये जो अरिस्टोगोरास का जो लालच है, जो एम्बिशन है, अगर वो नहीं होता और वो चैलेंज नहीं करता पर्शियन अंपायर को, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इतना बड़ा नहीं बनता और आज की दुनिया बेशक बहुत अलग होती। अगर आप ग्रीक्स के बारे में और जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके बारे में कुछ वीडियोस बनाए हैं, उनके सबके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा मुझे एक अपडेट आपको और देना था कि आपको पता ही होगा, अगर आप मेरे चैनल फॉलो करते हैं, तो मैं इस समय एक वर्ल्ड वॉर 2 की एक सीरीज बना रहा हूं। तो मैंने ये देखा कि पहले मैं क्या कर रहा था कि मैं सिर्फ वर्ल्ड वॉर के एपिसोड्स रिलीज कर रहा था 1 2 3 करके कॉन्स्टेंटली, बट उसके बाद मैंने देखा कि ये इतना बड़ा इवेंट है, इसमें मैं बहुत डिटेल में जाना चाहता हूं। तो अगर मैं सिर्फ लगातार वर्ल्ड वॉर 2 के एपिसोड ही बनाता रहूंगा तो होगा क्या कि मेरे 40-45 एपिसोड बनेंगे और मैं साल 1.5 साल तक मैं सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 को ही कवर करता रहूंगा। और मैं चाहता था कि ऐसा ना हो, मैं अपना सीरीज को कंटिन्यू करता रहूं, बट बीच बीच में मैं बाकी वीडियोस भी बनाता रहूं। इसीलिए मैं ऐसा वीडियो, जो है ये वाला वीडियो है, ऐसे और वीडियो आपको आते रहेंगे आगे, और बीच बीच में वर्ल्ड वॉर 2 के एपिसोड भी रिलीज करता रहूंगा। इसके अलावा ये एक और बात थी कि मैं कॉन्स्टेंटली अपने वीडियो का जो कम्युनिटी पेज है उस पर मैं कॉन्स्टेंटली अपडेट करता रहता हूं कि मेरा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। मैं एग्जैक्टली कभी भी बताता नहीं हूं कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, और मैं चाहता हूं कि लोग गेस करें या फिर लोगों को मैं हिंट्स देता हूं, बट मैं एग्जैक्टली टॉपिक बताता नहीं हूं कभी भी। परंतु मैं हमेशा अनाउंसमेंट, कुछ ना कुछ अपडेट्स या फिर कुछ ऐसी चीज जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है, बुक्स या फिर मटेरियल, कभी कभी मीम्स में शेयर करता रहता हूं। तो आप मेरे कम्युनिटी पेज को जरूर आप ध्यान रखा करिए अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। अगर आपको जनरली हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आई होप कि जिज्ञासियम आपके लिए हिस्ट्री का एक अच्छा सोर्स बन सकता होगा। जिज्ञासियम हिस्ट्री को डेडिकेटेड है, तो अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।